अंदर इतनी घृणा भरी हुई है, नफरत भरा हुआ है, इतना गुस्से में आता है कि कैसे 2 साल 2.5 साल से सत्ता में है, कैसे ये आदमी इतना लोकप्रिय है, तो सहन नहीं होता है अंदर से। तो उसमें मुंह में सारी चीजें निकल जाती है। पहले भी गुजरात में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी रावण है क्या, उनके 100 सिर हैं क्या। अब इस भाषा का क्या उत्तर दे सकते हैं? देखिए, राजनीति जो है विचारों की लड़ाई है, विचार पर, मुद्दे पर आप पूरा अटैक करिए। जब प्रियंका वाड्रा ने बाजाबता अपने भाषण में कई बार वो बोली कि नरेंद्र मोदी घर में बंद होकर के महिलाओं का फोन सुनते हैं अपने फोन पर, इससे शर्मनाक टिप्पणी क्या हो सकती थी? तो चरित्र हनन से लेके और बाकी उनको हिटलर, उनको राक्षस, वो मुसलमानों का हत्यारा, वो मौत का सौदागर, बहुत सारे शब्द कहे गए हैं, चौकीदार चोर है, तो बचा क्या है यहाँ? दोस्तों नमस्कार। जैसा कि कर्नाटक में चुनावी चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है और यहाँ पर अगर चुनावी चर्चा होती है तो बयानबाजी भी उसी तर्ज पर शुरू हो जाती है। आज खड़गे जी का ऐसा बयान आया है कि प्रधानमंत्री के लिए जहरीला सांप तक कह दिया है। इससे पहले पता नहीं क्या क्या शब्द प्रधानमंत्री जी के लिए कहे गए हैं। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हैं। अवधेश जी से बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है? नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं इसका विश्लेषण ऐसे करता हूँ। देखिए, खड़गे एक वरिष्ठ नेता है, जुबान तो नहीं फिसल सकती है। खड़गे के जैसा एक अनुभवी नेता जो राज्यसभा में अपने पार्टी के नेता हैं और बाहर भी पूरे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो पार्टी के तो पूरे नेता हुए, साथ ही साथ वो मंत्री रहे हैं, केंद्र में, प्रदेश में मंत्री रहे, गृह मंत्रालय रहे, इतना वरिष्ठ नेता। पहले भी गुजरात में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी रावण है क्या, उनके 100 सिर हैं क्या, तो रावण बोल चुके हैं। फिर वहाँ उन्होंने जो है, अब आप सोचिए ना, कोई कहे कि वो सांप है, जो उनके पास जाएगा वो जहर उसको मिलेगा, वो मर जाएगा। अब इस भाषा का क्या उत्तर दे सकते हैं? मतलब ये राजनीति का इतना आधा पतन हो जाए अगर किसी पार्टी का, व्यक्ति का, इतना शर्मनाक बयान। देखिए, राजनीति जो है विचारों की लड़ाई है, विचार पर, मुद्दे पर आप पूरा अटैक करिए, लेकिन इस ढंग से लगातार व्यक्तिगत हमले आज से तो नहीं हो रहा है ना। ये नरेंद्र मोदी जब प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तब से ही इसी प्रकार से हो रहा है। कोई सांप पहली बार नहीं कहा गया है। एक इनके प्रवक्ता थे मुसलमान, उन्होंने पहले ही सांप बोल दिया 2014 में जो आए थे। सांप है, कोई कहता था बिच्छू है, कोई कहता था पिशाच है, तो एक बिहार के नेता ने कह दिया वो वहाँ होता है भूत प्रेत और एक कुछ और नाम होता है उसको, वो है, क्या क्या नहीं कहा गया इनके बारे में। जब प्रियंका वाड्रा ने बाजाबता अपने भाषण में कई बार वो बोली कि नरेंद्र मोदी घर में बंद होकर के महिलाओं का फोन सुनते हैं अपने फोन पर, इससे शर्मनाक टिप्पणी क्या हो सकती थी? एक किसी लड़की को लेकर के कांग्रेस ने उसका फोटो कितना उछाला साथ में कि साहेब 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 ने कहा है, देखा आपने, सुना नहीं? तो चरित्र हनन से लेके और बाकी उनको हिटलर, उनको राक्षस, वो मुसलमानों का हत्यारा, वो मौत का सौदागर, बहुत सारे शब्द कहे गए हैं, चौकीदार चोर है, तो बचा क्या है यहाँ? तो इसका ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस इससे बार बार क्षति उठाती रही है, इसकी क्षति उसको लगातार हुई है। इसके बावजूद कि वो इस हालत में पहुंच गई कि लोकसभा में विपक्ष के नेता तक का पद नहीं मिला। क्यों बोल रहे होंगे ऐसा? इनको समझ नहीं है। उसका कारण ये है कि किसी पर इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी को और आरएसएस बीजेपी को लेके अंदर इतनी घृणा भरी हुई है, नफरत भरा हुआ है, इतना गुस्से में आता है कि कैसे 2 साल 2.5 साल से सत्ता में है, कैसे ये आदमी इतना लोकप्रिय है, तो जिससे आप नफरत करते हैं, जिसको डिस्गस्टिंग मानते हैं कि ये सब छूने लायक नहीं है, ये सब तो असभ्य है, गंवार हैं, ये सब जो है सेकुलर विरोधी हैं, ये सब क्या बोलते हैं, कट्टरपंथी हैं। जब आप इस ढंग से सोच लेते हैं और वो व्यक्ति जब सत्ता में आता है, आपसे ज़्यादा ताकतवर है, काम करके दुनिया में प्रतिष्ठा हो रही, तो सहन नहीं होता है अंदर से, तो उसमें मुंह में सारी चीज़ें निकल जाती है। तो इसीलिए उन्होंने जो कहा है वो तो बस निकल गया अंदर से, गुस्सा था, वो निकलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो निकल गया। तब तो खेत प्रकट करने की नौबत आ रही, लेकिन उनके बेटा जो है प्रियांक उसका सपोर्ट कर रहा है। तो ये देश के लोगों के लिए नहीं कि बार बार समझने की जरूरत है, क्या इस प्रकार की भाषा को कर्नाटक के लोगों के लिए भी सोचने की आवश्यकता है कि क्या कर्नाटक के लोग, इस समय चुनाव है, इस प्रकार की भाषा के लिए किसी भी के लिए हो, तो प्रधानमंत्री किसी के लिए भी क्या उसको स्वीकार करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को समर्थन, जन समर्थन मिलना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध जनता का विद्रोह और विरोध सामने नहीं दिखना चाहिए? ये देश के लोग तय करें। सबसे बड़ी बात है सर, जिस तरीके के ये जो नेताओं के बयान आते हैं, क्या कांग्रेस की विचारधारा के ये बयान है? कांग्रेस कई बार तो पल्ला झाड़ देती है कि हमारे ये पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब खड़गे जी तो अध्यक्ष भी हैं, तो अगर खड़गे जी इस तरह का बयानबाजी करते हैं तो क्या कांग्रेस इस बात को मानेगी कि ये कांग्रेस का ही बयान है या खड़गे जी का है?
नहीं, अभी तक कांग्रेस के अध्यक्ष का ये बयान है, तो अब कौन खंडन करने आएगा, मुझे ये बताइए। सोनिया गांधी ने अपने को बताया कि हम तो पार्टी में राहुल जी कुछ है ही नहीं, भले वो सुपर अध्यक्ष हों। तो जब अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान दे तो इसका खंडन कौन करेगा? ये तो ये साबित हो रहा है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 बार बोला है गुजरात के समय, इससे साबित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस समय विचारधारा के स्तर पर इतनी दिशा भ्रम का शिकार है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि हमको मोदी भाजपा से अगर मुकाबला करना है, हमको आरएसएस से, तो हम कैसे करें? तो कुछ नहीं हो रहा है, लगातार हार रहे हो तो गाली दे दो। अब ये इससे पता चलता है कि इन लोगों का मेंटल लेवल कैसा रहा है। गाली मेरे जैसे व्यक्ति को, आपके जैसे व्यक्ति को किसी पर विचारधारा के आधार पर विरोध करने के लिए, पॉलिटिकल विरोध करने के लिए, किसी को गाली देने की, उस पर पर्सनल अटैक करने की, उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ ही नहीं सकती है। मुझे तो अपने जीवन में कभी नहीं पड़ा है। तो अगर पड़ रही है तो इससे पता चलता है कि कितना सब विचलित हो गए हैं। सत्ता नहीं है तो जा रही है, पार्टी टूट रही है जगह जगह। सब 3570 किलोमीटर यात्रा के बाद भी उस प्रकार से नहीं दिख रहा है, देश में वातावरण हो रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए आपको सामने आ रहा है कि अपने आप की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई दिशा तय नहीं है। लीडरशिप कौन होना चाहिए, लीडर कौन होना चाहिए, नेतृत्व की क्वालिटी क्या होना चाहिए, लीडरशिप का व्यवहार क्या होना चाहिए, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मानक आपने तय नहीं किया है। जब विचारधारा स्पष्ट होता है, दिशा स्पष्ट होता है, तो उसके अनुसार पार्टी आचरण करती है। जब आपकी विचारधारा यही हो गई है कि मोदी को किसी प्रकार से डिमोनाइज करो, उसको साबित करो कि वो खलनायक है, जब आपकी विचारधारा हो गई कि हर चीज के लिए आरएसएस को कहो कि खलनायक है, जो इस विचारधारा के लोग हैं, किसी को माफी भी बोल दो सावरकर को, आपकी पूरी बात ही ऐसी हो रही है कि ये तो आरएसएस अंग्रेजों की दलाली करते थे, तो आप इसी प्रकार की भाषा बोलेंगे। लेकिन मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि इस प्रकार की भाषा, आखिर पहले भी देश में राजनीति होती थी। आरएसएस, बीजेपी पहले से भी इस देश में है, पहले भी सत्ता में आई है, केंद्र में नहीं आई है, प्रदेश में आई है, जनसंघ भी पार्टियों के साथ सत्ता में आई है। पहले भी तो कांग्रेस के नेता थे, इस प्रकार का बयान कहाँ आता था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, कांग्रेस के एक से एक नेता थे, ऊपर से नीचे तक, इस तरह ढंग के बयान तो थे नहीं। तो इसीलिए सोनिया गांधी ने जब से कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है इस परिवार ने, तो कांग्रेस को मैं बार बार कहता हूं कि यह नीति, रणनीति, नेतृत्व और भाषा, चारों स्तर पर किंग कर्तव्य विमूढ़ता का, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इसको समझ में नहीं आ रही है पार्टी को, और ये बता रहा है देश के लिए कि देश में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी अगर विचार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर इस ढंग से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगी, तो फिर विपक्ष की भाषा ऐसा ही होगी। फिर तो इसके बाद इतना ही रह गया है ना कि एक दूसरे को कॉलर पकड़ के मारपीट करो। अब बचा क्या है? सबसे बड़ी बात है कि अब राहुल गांधी भी चुनावी दौरे में है। अब राहुल गांधी ने मोदी के वो वादे याद किए हैं कि जो 15 लाख देने की बात की थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात की थी। कह रहे कि जितने भी वादे थे वो सारे फेल हो गए, और इन बातों को अगर मैं सदन में उठाता हूं तो मुझे ही बाहर कर दिया गया। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष के नाते आप गलत बात भी उठाने का अधिकार है आपको, तथ्य नहीं भी हैं तो राजनीति में, संसदीय राजनीति में हम लोग इतनी छूट देते हैं कि आप ये दीजिए। तो राहुल गांधी तो जहाँ से उन्होंने पहले, क्या सारे चोरों के नाम सरनेम मोदी ही क्यों होते, वहीं से उन्होंने अपना भाषण शुरू किया है बताने के लिए कि भैया देखो, मैं तो यहीं से बोला था, मेरे को तो संसद से बाहर कर दिया, मेरे को घर से निकाल दिया है। जबकि ये नियम है वहाँ कि आपकी जैसे ही संसद सदस्यता गई, माने जैसे आपको सजा होती है उसी क्षण से आपकी संसद सदस्यता चली जाती है। तो जो संसद सदस्य नहीं है उसका घर चला जाता है। अगर आपको घर चाहिए तो आपको हाउसिंग कमेटी को लिखना पड़ता है कि मुझे अभी इन कारणों से इतने महीने तक इस घर की आवश्यकता है, फिर वो घर उस कारण के आधार पर आपका अलॉट होगा, नहीं होगा हाउसिंग कमेटी तय करेगी। तो आपने तो एप्लीकेशन भी नहीं दिया है, तो ये तो जनता को पता नहीं, लोग बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। क्योंकि आप अगर सांसद नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे, तो नियम अनुसार आपका घर खाली, सबको नोटिस आता है। ये कोई पहली बार इनको नहीं आया है, ये नॉर्मल नोटिस जो है, प्रोसेस है, वो आती है, उसमें आप रिप्लाई देते हैं कि हमको ये घर इतने समय के लिए चाहिए। बहुत सारे लोग जाके हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन से मिलते हैं कि हमको ज़रूरत है, हमारे घर में बीमारी है या ये काम है, हमको इतनी दिक्कत है, इतने दिन हमको आप अलॉट कर दीजिए, तब हम घर की व्यवस्था कर लेंगे। तो अनेक कंसिडरेशन पर घर मिलते हैं सरकार, ये नहीं। लेकिन आपने कहा कि हम तो लेंगे ही नहीं, जो कह दिया तो नोटिस को ही आप चारों ओर घुमा रहे हैं। तो वो तो एक सहानुभूति पाने का है इसलिए, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं।
संसद सदस्यता गई है उनके अपने कारण। कांग्रेस में इतने वकील हैं, किसी ने उस केस को सीरियसली क्यों नहीं लिया? और आपको पता है कि हम लोग कहेंगे कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो बाहर लगे कैसे भाई वो हैबिचुअल कैसे हो गया? लेकिन कानून की जो परिभाषा होता है न्यायालय की ना, कि किसी एक गलती पर आपको अगर न्यायालय वार्न कर चुका है, आपने अगर दोबारा वो किया है, तो न्यायालय की नज़र में आप हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं। जब हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं तो आपको उस मामले में जो मैक्सिमम सजा होती है वही मिलता है। उस कोर्ट ने कोर्ट किया है कि आपको, सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था कि आप दोबारा नहीं करें, आपने फिर वही गलती की है, देन यू आर हैबिचुअल ऑफेंडर, इसलिए आपको मैक्सिमम सजा अगर मैं नहीं दूंगा तो ये उदाहरण के रूप में पेश नहीं होगा। अब बाहर सुनने में लगा था हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब तो क्रिमिनल हो गया। वो न्याय की परिभाषा न्यायालय की वही है, उसमें उनको सजा हुई है तो ये तो बता नहीं रहे। तीसरा, सजा हुई है तो उस सजा पर रोक लगाने के लिए कि भैया हमारी संसद सदस्य जा सकती थी, उनके जो बड़े बड़े वकील थे हाईकोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा, तो कोई जा ही नहीं रहा था कि भैया हमको करना ही नहीं है। यहाँ तक कि जो उसमें संसद सदस्यता जाने के विरुद्ध भी जो एक अपील होनी चाहिए थी, वो भी वो करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मेरा अपना कहना यह है कि जानबूझ के एक रणनीति के तहत कि ये केस मौके में मिल गया, पहले गंभीरता से लिया नहीं। क्रिमिनल केस को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए, कभी छोटा केस नहीं होता है। सिविल केस को आप गंभीरता से न भी लेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, लेकिन क्रिमिनल केस में तो आपको सजा हो जाएगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो आपने लिया नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं, हमको कौन क्या कर सकता है, अहंग में रहे। बाद में जो है इनके वकील कोई जाने के लिए तैयार नहीं। अब जो अपील भी हुआ है तो वहां से आके सेशन कोर्ट में हो रहा है। तो स्टे के लिए कोई अपील जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो वो अपने से कर रहे हैं। बाकी नरेंद्र मोदी के जो वायदे हैं वो कर्नाटक की जनता तय करेगी। क्या उन्होंने किसी को कहा था कि हम तुम्हारे खाते में 15 लाख भेज देंगे? ये सब तो पुरानी बातें हो गई हैं। जहाँ तक रोजगार की सवाल है वो जनता तय करेगी। मेरा अपना मानना यह है कि कोरोना काल का इस समय देश में संकट रहा है, लेकिन फिर भी रोजगार के मोर्चे पर भारत दुनिया के अन्य सभी देशों से बेहतर स्थिति में है। अर्थशास्त्र के आधार पर देखेंगे तो भारत दुनिया के सबसे बेहतर स्थिति में, सबसे ज़्यादा तेजी से विकास। जहां तक महंगाई का सवाल है वो भी उठा रहे होंगे। दुनिया में रिकॉर्ड टूट गया, अमेरिका यूरोप का 45 से 50 साल का रिकॉर्ड टूटे हैं। ऐसे ऐसे देश हैं जहां 9-9 हज़ार में एक गैस का सिलेंडर मिल रहा है। तो उन दुनिया से तुलना करेंगे तो हमारा देश उससे बेहतर सिचुएशन में है। लेकिन ये बातें जनता तक पहुंचाना, बाकी जिसका काम है वो पहुंचाएगा। राहुल गांधी का केवल मेरा अपना कहना है कि वो देश के सामने ये झूठ न बोलें। उनको सजा हुई है तो उस सजा के आधार पर देन एंड देयर सदस्यता चली जाएगी। पहले भी लालू सदस्यता गई है, किसी पर हुआ? रशीद मसूद की सदस्यता गई, किसी ने हंगामा नहीं किया। बहुत लोगों की सदस्यता गई है, कहाँ इस ढंग से उसको इशू बनाया गया? आप सजा के स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते थे, आप गए नहीं है वहाँ से। तो अब आप जाते ही नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते थे कि आप एक ऑर्डर करिए कोर्ट को कि टाइम बाउंड में इसकी सुनवाई कर दे और तब तक इसको स्टे होना चाहिए, जल्दी जल्दी आपकी सुनवाई। तो चाहते भी नहीं है, 2024 तक इसको ले जाना चाहते हैं कि इसी सहानुभूति के बदौलत हम चुनाव जीत लेंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा, जब कोई भी पार्टी दिशाहीन हो जाती है, उसकी एक विचारधारा नहीं होती है, जनता के बीच जाके काम करने का मादा खो देती है, जिसके पास लीडर नहीं होता है, नेतृत्व नहीं होता है जो सोच सके कि हमको क्या एक्शन लेना है, जब नेतृत्व की जनता के बीच लोकप्रियता नहीं होती है, तो इस प्रकार से सस्ती चीजें करते हैं। कर्नाटक में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये इससे मायने नहीं रखेगा कि आपने रणनीति क्या बनाई है। हाँ, वो एक अलग प्रकार की बात होती है, कोई भी जीत हार सकता है, हमारे यहाँ वोट कई मायनों में पड़ता है। लेकिन कांग्रेस का सच इस समय वही है जो मैंने आपको कहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि मेरा आखिरी सवाल होगा कि अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद अब प्रियंका गांधी पर दाव खेलने की मूड में है। अब मोदी के सामने प्रियंका गांधी होंगी पीएम की दावेदार। ये चर्चा चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा पहले भी पार्टी में आने के लिए तैयार थी। तो ये बता के कि उनके बच्चे हैं, नहीं आना चाहती हैं, उनको लाया नहीं गया था। प्रियंका ने कभी कहा, कभी कोई बयान सुना है कि हम राजनीति में नहीं आना चाहते हैं? आपने अगर सुना हो, कोई सुना हो, आपके जो दर्शक हैं वो बता दें मुझे। उन्होंने तो कभी कहा नहीं था। ये दूसरे लोग बयान देते थे कांग्रेस के, उनकी ओर से। शी वॉज ऑलवेज रेडी टू कम। लेकिन अभी तक प्रियंका वाड्रा ने, उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, महासचिव पार्टी का बनी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है। क्या उत्तर प्रदेश में कुछ भी ऐसा काम हुआ जिससे कांग्रेस के पुनर्जीवित होने की, पुनर्जागृत होने का आधार बने हैं? तो प्रियंका वाड्रा ने भी अभी तक ये साबित नहीं किया है
कि उनको राजनीति की पूरी गहरी समझ है, देश के वातावरण की समझ है, जनता की नब्ज पर पकड़ है, जनता को वो पार्टी के पक्ष में आलोड़ित करके खड़ा कर सकती हैं, वो बेहतर भाषण दे सकती हैं, बेहतर मीडिया को संबोधित कर सकती है, कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर, ये उन्होंने अभी तक साबित नहीं किया। उनके पास मौके थे बोलने के, लेकिन अभी तक एक ऐसा स्पीच नहीं है जो किसी को याद हो कि हाँ ये प्रियंका वाड्रा ने बोला है। एक ऐसा स्टेप नहीं है उत्तर प्रदेश में जिसको हाँ ये स्टेप है पार्टी को आगे बढ़ाने का है। तो वो तो कर रही थी, राहुल गांधी चुनाव हार गए, तो अगर उसको कांग्रेस लाती भी है तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस के पास कोई बचा ही नहीं विजनरी व्यक्ति, कोई बचा ही नहीं परिश्रम करने वाला, कोई बचा ही नहीं जनता के बीच जाके काम करने वाला, लोकप्रियता प्राप्त करने वाला। तो आप प्रियंका वाड्रा के पास जाएंगे। वैसे भी पार्टी 3 आदमी के अंदर चल रही है, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका जी हैं और राहुल जी हैं। तो सोनिया जी इस समय बीमार रहती हैं, तो दोनों भाई बहनी तो चला रही हैं, उसमें समस्या क्या होगी, उसमें नया क्या होगा, मुझे आप बताइए। वो तो पार्टी की पदाधिकारी हैं ना भाई, अब तो कार्य समिति की बैठक में बैठती हैं, सारे फैसलों में वो शामिल हैं, उनकी अपनी हैसियत है, तो उसके लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल को पीछे करके पार्टी इनको आगे लाएगी। लेकिन हाँ, अगर राहुल गांधी 2024 की इस समय के हिसाब से तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो प्रियंका वाड्रा को कहीं से लड़ाया जा सकता है और लड़ा दें। लेकिन कांग्रेस को प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस की यही समस्या है कि ये कांग्रेस के पुनरुद्धार के लिए कांग्रेस के लोग मेहनत नहीं करते हैं। एक पार्टी के नेतृत्व में काम हो, एक पार्टी का पुनरुद्धार हो, ये उसकी कोशिश होती है। सबसे बड़ी बात है कि जब प्रभारी बन के उत्तर प्रदेश में गई थी प्रियंका गांधी का एक रूप देखने को मिला था। क्या वो रूप प्रधानमंत्री को जनता स्वीकार करेगी? जब रोड पर चल रही थी तो उन्होंने पब्लिक के साथ कोहनियों से धक्का मार मार करके उनको पीछे किया गया था। ये ऐसा है, मैं अपने वक्तव्य में बता चुका हूँ। देखिए, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी या सोनिया गांधी, हम लोग व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए। एक महिला राजनीति में आए तो उसके लिए होनी चाहिए। लेकिन मूल बात यह है कि राजनीति में वो किस लिए आई हैं, क्योंकि एक परिवार के हैं वो इसलिए इस समय सक्रिय हैं कि कांग्रेस हाथ से न निकल जाए। यही, और क्या कारण कांग्रेस हाथ से? अगर कांग्रेस का केवल भलाई चाहती तो कोई बढ़िया लीडर आए, उसमें आप भी काम करिए। तो इस प्रकार के व्यवहार को कि एक ही पार्टी से, दूसरा प्रियंका वाड्रा का या राहुल गांधी का देश की पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूशन क्या है? कितने आंदोलन किए हैं सोनिया गांधी, कितने आंदोलन किए? कांग्रेस को खड़ा करने में उनका क्या योगदान है? कौन से कहाँ कहाँ उन्होंने संघर्ष किया है? कौन से रचनात्मक काम किए हैं देश में? आइडियोलॉजिकली ऐसा देश के सामने क्या रख दिया है? कोई विषय कुछ है तो बता दें आप। तो जब कोई जीवन की उपलब्धि नहीं है तो वो कहीं भी आएंगे, वो चाहे जाएंगे 10 लोग उनको घेरेंगे, लेकिन उसके आधार पर कांग्रेस का उद्धार नहीं हो सकता है। कांग्रेस इस समय जो उसको बहुत लंबे समय तक, वो भी जब वो पुनर्विचार करे कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कहाँ हुई है। और ये जो ये घृणा है मोदी की और आरएसएस के विरुद्ध और हिंदुत्व के समर्थकों के विरुद्ध, इससे जरा बाहर निकल के कि उनकी एक विचारधारा है, थोड़ा संतुलित मन को सबसे काम करने के लिए मानसिक रूप से संतुलन होना चाहिए। अगर आप असंतुलित हो गए हैं गुस्से में, अगर आप उद्वेलित हैं कि हमारी सत्ता आ ही नहीं रही, ये क्यों सत्ता में है, सारी संस्थाओं पर कब्जा हो रहा है, तो सेना भी जो युद्ध लड़ती है ना, जो उसके सामने गोलियां चलती है ना, उसको भी अपना मन शांत करके फिर सोचना पड़ता है कि हमारा 4 साथी मर गया हुआ है, लेकिन हम कैसे मारें कि उधर को हम पराजित कर सकें। वो गुस्से में आ जाएगा तो फिर वो युद्ध हार जाएगा। तो कांग्रेस अभी उसी हालत में है कि वो गुस्से में है, उद्वेलित है कि मोदी कैसे इतने दिन रह गया, दोबारा कैसे फिर आ जाए, वो ना आए, उसके लिए जो कुछ करना पड़े अब तो उसके लिए वो कर रहे। इस भावना से कांग्रेस खड़ी नहीं होगी। प्रियंका को ला दे, तीनों भाई, 2 भाई और एक माता लगी हुई हैं कांग्रेस में।